अभी तक हमने क्या देखा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे रीड करनी है, यहाँ तक हमने प्रॉब्लम का अप्रोच कर लिया था। ठीक है, अब हमें बिफोर स्वैप इतना कंटेंट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये चीज पार्ट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने के बाद अब आप लिखेंगे इस स्ट्रिंग को। अब देखिए आपको क्या करना है, जब ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जा रही है उसके बाद आपको क्या करना है, स्लैश एन देना है। देखिए यहाँ पे स्लैश एन, तो आपको बार बार स्लैश एन लिखना पड़ता है। यहाँ पे स्लैश एन लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लैश एन लिखने से। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट, कर्सर की पोजीशन नीचे आ गए, फिर उसके बाद डॉट प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद अब मुझे इसी फॉर्मेट में दोबारा से आउटपुट प्रिंट करना है, तो मैंने ये आउटपुट इधर लिख दिया। आउटपुट प्रिंट होने के बाद हमें क्या लिखना है, 0 के बाद कर्सर की पोजीशन नीचे भेजनी है। तो यहाँ पर दोबारा से क्या लिखना है, स्लैश एन। बट ये जो 45 है ये डायनेमिकली आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वेरिएबल एक्स से आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे एक्स को लिखेंगे, वेरिएबल एक्स को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद ये जो y की वैल्यू है ये भी कहाँ से आ रही है, वेरिएबल से आ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, वेरिएबल y को लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एक स्लैश मतलब कर्सर की पोजीशन नीचे ले जाने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश एल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पे आपको देखिए प्लस लिखना पड़ा, फिर डबल कोट्स ओपन करना पड़ा, फिर स्लैश एन लिखना पड़ा, फिर डबल कोट्स बंद करना पड़ा, मतलब कितना ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइन प्रिंट होने के बाद जो भी आपने प्रिंट फंक्शन में कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिकली कर्सर की पोजीशन नीचे चली जाए, मतलब लाइन ब्रेक हो जाए, कर्सर की पोजीशन नीचे हो जाए, नीचे चली जाए, तो आप उस केस में प्रिंट एलएन फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रिंट एलएन फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पर तो कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा प्रिंट एलएन फंक्शन का, क्योंकि आप यहाँ पे एलएन लिखिए एक बार या यहाँ पे आप स्लैश एन लिखिए, बात एक ही है, उतने ह्यूमन एफर्ट है। बट यहाँ पर आपको कितने कैरेक्टर लिखने पड़े, 1 2 3 4 5। और उस केस में आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते होते स्लैश एन। तो आपको समझ में आया, जब भी आपको कंटेंट प्रिंट करने के बाद कर्सर की पोजीशन नीचे भेजनी है तो आप सीधे प्रिंट एलएन फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कर्सर की पोजीशन उसी लाइन में रहे तो आप किसका यूज करेंगे, ओनली प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। आई होप दिस लाइन क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब देखिए इतना कंटेंट हमने अप्रोच कर लिया, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इतना मेरे को आउटपुट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे दोनों वेरिएबल की वैल्यू को। तो सिंपली मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्लैश एन। मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे x नाम से एक वेरिएबल है हमारा और एक y नाम से वेरिएबल है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी 40 और y की वैल्यू क्या लिया हमने 20 ली है। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू ली है हमने 45 और y की वैल्यू क्या ली है 20, जो यूजर से इनपुट कराई है। अब हमें स्वैप करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का सम किसी एक वेरिएबल में रख लेंगे। एज मनु सेड कि हम वेरिएबल की वैल्यू किस में रखेंगे, y में रखेंगे। तो y असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस में y, चाहे तो आप x में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब दोनों का सम x की वैल्यू क्या है 45 और 20, 45 प्लस 20, 45 20 कितना हो गया 65। तो 65 किस में असाइन हो रहा है, 65 असाइन हो रहा है y में। तो इस लाइन के बाद आपकी मेमोरी में वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मेमोरी में वैल्यू हो जाएगी, ये तो 45 ही रहेगी, ये क्या हो जाएगी आपकी 65। पॉइंट क्लियर। और ये वाली वैल्यू आपकी मेमोरी में से मूव हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी। अब आपके वेरिएबल में न्यू वैल्यू है, x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू 65। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट लाइन। अब मुझे क्या करना है, इसे लास्ट तक सेव रखना है 65 को। अब पहले सबसे पहले 45 की जगह मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है 20, बट अगर मैं यहाँ पे 65 में से 45 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, y x असाइनमेंट ऑपरेटर y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू मतलब y 65 लिखा हुआ है, माइनस एक्स मतलब 45 लिखा हुआ है। तो माइनस होने के बाद कितना जाएगा 20, 20 किस में जा रहा है x में। तो इस पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू क्या होगी मेमोरी में, आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 65, क्योंकि y में आपने कोई भी चेंजेस
नहीं किया है। अब देखिए इतना पार्ट हमारा स्वैप हो गया, y की वैल्यू 20 जो कि x में आ गई है। अब सिंपली हमें जो x की वैल्यू 45 थी वो किस में डालनी है, y वेरिएबल में डालनी है। बट इस पॉइंट पे हमारे पास 45 कहीं पे भी नहीं है x वेरिएबल में, तो 45 हमें कैलकुलेट करके लाना है। कैसे लाएंगे, अगर मैं 65 में से 20 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 45, और 45 किस में असाइन करना है, y में। तो हम क्या लिखेंगे, y असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या लिखेंगे y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स लिखा मतलब 65 माइनस 20 कितना आ गया 45, 45 किस में दे रहा है y में। तो इस पॉइंट के बाद y की वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी मेमोरी में 40। तो लास्ट पॉइंट पर आपकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए स्वैप हो गई। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या होगी मेमोरी में, स्वैप हो गई। पॉइंट क्लियर कि वैल्यू कैसे स्वैप हुई है। सभी के पॉइंट क्लियर। अब सिंपली हमें मैसेज प्रिंट कर देना है ये वाला, बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप वाला। अब देखिए बिफोर स्वैप हमने दिखा रखा है, अब सिंपली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आफ्टर स्वैप। ठीक है, किसी को भी डाउट समझने में, मनीष से क्लियर है। ओके मनीष की क्लियर है, मनीष के अलावा सभी को क्लियर, अजीत, अनुष्का, ज्योति प्रकाश, मनु, इट्स क्लियर टू यू, पंकज, ओके सभी के क्लियर है, गुड। अब मैं, ओके क्लियर। ओके ओके, अब मैं से यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। अच्छा यहाँ पे 40 लिख दिया है, माई मिस्टेक, यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है 45 लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 45। प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट हमें क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था आउटपुट स्क्रीन पर, आउटपुट आपको ये आएगा। ठीक है, मैं इसे इधर पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि आपको मैं आउटपुट दिखा सकूँ बाद में। पेस्ट कर दिया इधर। प्रोग्राम को सिंपली हम क्या करते हैं, रन करते हैं। जावा सी कोड कंपाइल किया हमने प्रोग्राम को, एंटर द एक्स वैल्यू, क्या डालूं वैल्यू बताइए, सिंपली डाल देते हैं 45 20। देखिए वैल्यू स्वैप हो गई, वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, स्वैप हो गई है। ठीक है, आई होप सभी के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस सॉल्यूशन को मैं सबसे पहले डाल दे रहा हूँ गिट पे। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा 22। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने अप्रोच किया था प्लस माइनस से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग प्लस माइनस। जो आपने यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया था, तो अब आपको प्लस माइनस यूज नहीं करना, लॉजिक सेम है। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज करके देखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 ये कहता है, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेटमेंट। आप यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी का भी यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है, आप ना तो थर्ड वेरिएबल बना सकते, और ये जो आपने तीन स्टेटमेंट लिखी है, आपको इसे एक स्टेटमेंट में लिखना है। एक स्टेटमेंट मतलब बोले तो ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक स्टेटमेंट कि यहाँ पे आपने ये चीज लिख दिया और इसे आपने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक लाइन में आपने बेशक कन्वर्ट कर दिया, पर अब भी ये तीन ही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कितने सेमीकोलन है, एक, दो, तीन। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ लॉजिक आपको, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है, एक एक्सप्रेशन होगा, फिर उसके बाद एक ही सेमीकोलन होगा। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। ओके मनीष सेइंग रेड, सर कुछ नया पढ़ा दीजिए। देखिए मनीष आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, बट बहुतों के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डोंट वरी, मैं न्यू टास्क भी इसमें दूंगा, नई नई टास्क आपको दूंगा। क्वेश्चन आपको आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे अप्रोच करना है। अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि आपको इसे एक लाइन में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग प्लस माइनस
डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब आपको इनका यूज नहीं करना, आपको किसका यूज करना है, एक्सोर। जो हमारा लॉजिक प्लस माइनस में था वही सेम लॉजिक इसमें होगा एक्सोर वाले में, पर आपको समझ समझ के क्वेश्चन करना है कि एक्सोर वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझा दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चन के साथ आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वहां पे आपको और क्वेश्चन लॉजिक्स मिलेंगे सोल्व करने के लिए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्लाइड में शो कर रखे हैं, प्लीज आप सभी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 25 क्वेश्चन एक बार डिटेल में समझाऊंगा, पर मैं क्वेश्चन आपको होप करता हूँ कि आपको 24 और 23 इजी है करने में, कोई हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन को डाल देता हूँ गिट पे। क्वेश्चन नंबर 22 था ये हमारा, कोड क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका सॉल्यूशन डाल दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास इस लिस्ट में आपके पास देखिए ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास सिंपली ये होते हैं ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस ऑपरेटर को बोलते हैं आप इंक्रीमेंट, ठीक है, और माइनस माइनस को बोलते हैं आप डिक्रीमेंट। माइनस माइनस को क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए प्लस प्लस जो है ऑपरेटर, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। अभी जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब इसे कितने ऑपरेंड चाहिए? इसे एक ऑपरेंड चाहिए। अब ये जो ऑपरेंड है या तो प्लस प्लस के आगे हो सकता है, ये जो ऑपरेंड है प्लस प्लस के आगे हो सकता है, या हमारा ऑपरेंड जो है प्लस प्लस के मतलब क्या हो सकता है? पीछे हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। बट ये जो ऑपरेटर है, ये ध्यान से देखिए, ये कब आ रहा है? ऑपरेंड के बाद में आ रहा है। ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है किसके बाद में आ रहा है? ये ऑपरेंड के बाद में आ रहा है। तो आप इस ऑपरेटर को बोलेंगे पोस्ट। पोस्ट मान होता है बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए ध्यान से, ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये जो ऑपरेटर कब आ रहा है? ये ऑपरेंड से पहले आ रहा है। पहले मतलब प्री, इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपके ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो दो तरह का होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो प्लीज समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। सिमिलरली इसी तरह से आपका क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपका यूनरी ऑपरेटर है। ये भी आपका दो तरह का होता है, या तो ये ऑपरेंड के बाद आ सकता है, ठीक है, या ये ऑपरेंड से पहले आ सकता है। अगर ये ऑपरेंड के बाद आ रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर ये आपके इससे पहले आ रहा है, मतलब ऑपरेंड से पहले आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे अगर यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम समझ लिया तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी वर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझाऊंगा। आई होप सभी को ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपके क्लियर हो जाएगा तो मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए नाम से, ठीक है, या इंट नम नाम से। इसकी वैल्यू मैंने मेमोरी में पुट करी है 10। ठीक है, अब मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
प्रिंट एलन लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को, नम प्लस प्लस, क्या लिखा है, नम प्लस प्लस। फिर उसके बाद मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने लिखा नम। अब ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जो नम प्लस प्लस लिखा हुआ है ये क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर, ये रहा, देखा, देखिए यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये किस तरह से काम करता है, देखिए अगर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले आपका क्या है ऑपरेंट, फिर क्या है आपका ऑपरेटर। इसका मतलब है कि पहले पहले क्या होगा आपका वर्क होगा, क्या होगा आपका वर्क होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी, इंक्रीमेंट, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। पहले क्या होगा, वर्क होगा, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। अब यहाँ पर वर्क क्या है, वर्क है रिटर्न द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, रिटर्न द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जो नम लिखा हुआ है, नम एक वेरिएबल है, नम क्या है, एक मेमोरी में वेरिएबल है, नम नाम का एक क्या है, वेरिएबल। अब नम में वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब नम में मेमोरी में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है इस लाइन तक, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर यहाँ पे 20 लिखा होगा तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा। अगर यहाँ पे 30 लिखा होगा तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक नम वेरिएबल लिखा हुआ है, नम पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले वर्क करेंगे आप, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो वर्क क्या है, वर्क है रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, रिटर्न करनी है वैल्यू, और कहाँ पे रिटर्न करनी है, जहां पे आपका ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जहां पे आपका एक्सप्रेशन ये चीज लिखा हुआ है। तो इस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने आपके नम को लिया और सबसे पहले क्या किया, वर्क किया, वर्क किया, तो वर्क किया, क्या किया, रिटर्न की वैल्यू। और नम की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे बताइएगा कोई, नम की वैल्यू है 10। तो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने नम को लिया और आपको वैल्यू रिटर्न करी 10। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसका मतलब 10 लिखी हुई है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे क्या हुआ था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को नम नाम का वेरिएबल गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को नम नाम का वेरिएबल गया, उसने सबसे पहले क्या किया, अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, तो इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, वर्क किया। वर्क क्या था, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10, तो उसने वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करी, इस ऑपरेटर ने वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करी, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया उसने 10। तो इस लाइन में आपको आउटपुट क्या रहा है 10। अभी आपका आउटपुट आया नहीं है, जब आपको प्रोग्राम रन करेगा तभी तो आउटपुट आएगा। अब देखिए उसने वैल्यू रिटर्न करी है 10, तो इसका मतलब बस यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये नहीं कि वैल्यू प्रिंट हो गई स्क्रीन पर, बस यहाँ पे वैल्यू अभी 10 लिखी हुई है। जब ये लाइन प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी तभी तो वैल्यू स्क्रीन पर आउटपुट 10 आएगा। अब देखिए इतना हाफ कंप्लीट वर्क हुआ है, यहाँ तक सभी को क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट वर्क क्या था इसका, इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट करना। अब ये पूरा का पूरा सोल्व नहीं हुआ, जब तक ये सोल्व नहीं हुआ तब तक ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती स्क्रीन पर। इसने वैल्यू रिटर्न करी इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने और 10 यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसे क्या करनी है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न 10 कर दी। अब उसमें इंक्रीमेंट क्या करेगा, ये वैल्यू का एक इंक्रीमेंट कर देगा। जब 10 में एक इंक्रीमेंट कर देगा तो मेमोरी में नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी वैल्यू 11। तो अब इस पॉइंट पर पोस्ट इंक्रीमेंट का वर्क कंप्लीट हुआ है, इसने वर्क कर दिया। वर्क क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करी, तो उस पॉइंट पर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 10, तो वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न क्या हो गई, यहाँ पे 10 रिटर्न हो गई। पॉइंट क्लियर। अब उसे नेक्स्ट वर्क करना था, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, एक से इंक्रीमेंट करना, उसमें एक ऐड कर देना, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में क्या हो गई 11 हो गई। पॉइंट क्लियर। अब देखिए जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको इस लाइन में आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन में आपको आउटपुट आएगा 10। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नम लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है कहाँ से आ रही है, नम से आ रही है। अब नम में वैल्यू क्या लिखी हुई बताइए,
नम में वैल्यू लिखी हुई है 11, नम जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें वैल्यू क्या है इस समय, वो है 11। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 11, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 11। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने मेरे नम वेरिएबल को लिया और सबसे पहले उसने वैल्यू को रिटर्न किया। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या थी इस पॉइंट पर, जो हमने असाइन कर रखी थी 10, तो इस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने 10 को रिटर्न किया, 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 को रिटर्न करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब 1 का इंक्रीमेंट कर दिया तो नम की वैल्यू होगी 11। अब नेक्स्ट लाइन में आपको नम की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 11। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पहली लाइन में आउटपुट मिलेगा 10 और दूसरी लाइन में आउटपुट मिलेगा आपको 11। आई होप सभी के ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैंने एकदम डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करते हैं, मैंने कंपाइल किया और इसे प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 10 एंड 11। किसी को भी प्रॉब्लम समझने में, प्लीज चैट मी फास्ट अगर किसी को भी प्रॉब्लम। इट्स क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड। अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव हो जाते हैं। इसी तरह से क्या है आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ध्यान से आप ध्यान रखिएगा, एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आप उसे वेरिएबल पे ही लगा सकते हैं, आप उसे कांस्टेंट पे नहीं लगा सकते। अगर आपने लिख दिया 5 प्लस प्लस 5 तो इसका मतलब आपको एरर मिल जाएगा। ये जो आपका ऑपरेटर है, आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है आपका वेरिएबल पे ही वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, आपके वेरिएबल पे ही वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस प्लस नम। अब देखिए कौन सा ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। अभी देखिए नम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में 10 है, नम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में 10 है, यहाँ पे हमने असाइन किया। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो रही होगी। अब आपका ये जो है प्लस प्लस नम ऑपरेटर है, तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है इंक्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, पहले इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वर्क। अब वर्क क्या है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब देखिए सबसे पहले इसे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या वर्क करना है, चैट मी फास्ट। इंक्रीमेंट करना है या वर्क करना है, इसे करना है इंक्रीमेंट, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले प्लस प्लस है, तो इसने मेमोरी में प्लस प्लस ऑपरेटर ने आपके नम को लिया। नम को लेने के बाद आपके मेमोरी में नम की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी, एक अपडेट कर दिया, इंक्रीमेंट वाला वर्क कंप्लीट हो गया इसका। अब जो नेक्स्ट वर्क करना है, इसे वर्क करना है, क्या करना है, रिटर्न करनी है वैल्यू किसकी, वेरिएबल की। अब जब ये वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा तो नम की वैल्यू क्या है इस टाइम वेरिएबल में, नम की वैल्यू है 11। तो आपको रिटर्न वैल्यू क्या है, यहाँ पर 11 रिटर्न आई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब नेक्स्ट लाइन में आपको नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो मेमोरी में होगी, मेमोरी में क्या है 11, तो आपको यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में समझने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कंपाइल और रन। ठीक है, देखिए आंसर जो आ रहा है हमें क्या आ रहा है, 11 एंड 11। पॉइंट क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा था हमारे पास, पहले हमें वर्क हो रहा था, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी, पर इस पॉइंट पे क्या हुआ हमारे पास, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, बाद में वर्क हुआ। तो दोनों ऑपरेटर का अलग अलग यूज है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी सेम वर्क करता है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस माइनस, तो इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा फिर उसके बाद वर्क होगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर नम माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आपका क्या होगा, वर्क होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका डिक्रीमेंट होगा। तो आई होप सभी के लॉजिक क्लियर होगा। सभी के क्लियर है लॉजिक, प्लीज चैट बी फास्ट। ओके, अजीत से यस, अनुष्का से यस, ज्योतिप्रिका से यस, पंकज से यस। ओके ओके गुड, सभी के क्लियर है। तो चलिए अगर सबके क्लियर है तो सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, आपके लिए टास्क है, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है।
ठीक है, आपको इसे रन नहीं करना है, आपको इसे कॉपी पे रन करके आउटपुट लिखना है, और कल को सभी चैट करेंगे इसको, आंसर को, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। तो मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है नम माइनस माइनस, आपको इनका आउटपुट बताना है, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया करे तो प्लीज पूछा कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। मान लीजिए मैंने कोई सिंटेक्स लिखा है, कोई एक्सप्रेशन लिखा है, आप पूछिए कि अगर हम इसे डिफरेंट स्टाइल से लिखे तो क्या होगा, एरर आएगा, क्या ये रन होगा, ठीक है। तो आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन अकर होने चाहिए। तो आपको इसका आउटपुट कल को बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करते हैं, 2 स्टेप हम निकाल देते हैं। मैंने एक स्टेप निकाल दिया है। तो आपको इस प्रोग्राम का क्या बताना है, आपको आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, कल को देखते हैं किसका आउटपुट सही होगा। और क्वेश्चन प्लीज, इन सभी क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे और सभी मेरे को सॉल्यूशन भेजेंगे। कोई भी सॉल्यूशन फोटो में नहीं भेजेगा। अगर किसी का कंपाइल होता है सक्सेसफुली और रन होता है तो कोई भी फोटो में नहीं भेजेगा। आप हमेशा जो सॉल्यूशन भेजेंगे या तो वो टेक्स्ट फाइल में भेजेंगे या वो जावा फाइल में भेजेंगे, ठीक है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कैर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैर फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट टू एवरीवन।